हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है पॉलिटी की क्लास में। तो चलिए, पिछली 3 क्लासों में जैसा कि हमने देखा, अपना संविधान संविधान के बारे में जाना, संविधानवाद के बारे में जाना, उन दोनों के बीच अंतर जाना। पिछली क्लास में हमने राज्य व्यवस्था के बारे में जाना और उनके और संविधान के बीच में कुछ अंतर देखे। उसके बाद उनके कुछ मुख्य तत्व राज्य व्यवस्था के, जैसे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, और 2 पॉइंट बच गए थे, जैसे अपना संस्थाएं और उनकी कार्य प्रणाली। उसके बाद अपना होगा जाति धर्म क्षेत्र आदि कारक जो हैं। तो चलिए, जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं बिल्कुल जा करके देखिए और चैनल से बिल्कुल जुड़िए। और ये कहना चाहता हूँ कि अब जो आने वाली क्लास होगी उसमें हम लोग मुख्य मुख्य टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक जो हम जान रहे हैं वो बेसिक्स है। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आज संस्था से। संस्थाएं, ध्यान दीजिएगा और नोट करना हो तो करिएगा। संस्थाएं, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे हो गया हमारा संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक का हम परिभाषा देखेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, मतलब उनके अंतर्गत, संवैधानिक के अंतर्गत कौन से संस्था आते हैं, असंवैधानिक में कौन से हैं, गैर संवैधानिक में उसके भी 2 मुख्य भाग हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थाएं, तो पहला कौन सा है? संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद क्या है? उसके बाद हो गया अपना असंवैधानिक। ये हो गया अपना असंवैधानिक। इसको क्या बोलेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद आपका आ जाएगा गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, या इसी को क्या बोलते हैं? संविधानेतर। मतलब जो संविधान से इतर, यानी उस इन इसमें जो संस्था आएंगे उसमें संविधान में उसका डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं होगा, मगर वो संविधान के आदर्शों को पूरा करेंगे। संविधानेतर। संविधानेतर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ संविधानेतर। इसी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए, आप लोग भी नोट करिए, मार्कर चेंज कर लूँ। अब हम इसमें समझते हैं कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। वे संस्था, एक चीज और छूट गई है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसके अंतर्गत इसके भी 2 मुख्य भाग होते हैं। इसमें क्या हो गया? सांविधिक, 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 या फिर विधिक।
सांविधिक निकाय या विधिक निकाय, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, आपका हो गया लीगल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे को लीगल बॉडी, इसका एक पार्ट और हो गया, वो क्या आएगा, वो आपका आ गया एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसमें एक और आप अन्य में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, अन्य या अदर। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसे संस्था और निकाय, आमतौर पर पॉलिटी में हम आमतौर पर दोनों शब्दों का यूज एक साथ कर सकते हैं। संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे यूज कर सकते हैं, मगर दोनों में एक बारीक अंतर होता है। जैसे आपका हो गया संस्था, तो ये एक व्यापक स्वरूप है, संस्था में आ जाएगा सारा कुछ, और बॉडी में आ जाता है जो किसी कार्य के लिए डेडिकेटेड होता है। जैसे समझते हैं संस्था से, जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, ये एक बहुत बड़ा संस्था है। जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे देखिएगा ब्लॉक होता है, बहुत सारे डिवीजन, ऑफिस, इन सारे चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट भी होता है। उसमें एक, जैसे मान लीजिए उसमें एक ब्लॉक है या ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक निकाय। ये क्या करती है, उन यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक निकाय, मतलब प्रशासन से संबंधित जो भी चीज़ है वो देखती है, किसी एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड होती है। तो जनरली हम लोग राज व्यवस्था में आमतौर पर इंस्टीट्यूशन और निकाय या बॉडी को आमतौर पर अदल बदल करके यूज कर लेते हैं, और थोड़ा सा अंतर है। संस्था एक व्यापक स्वरूप है, उसके अंदर एक ऑफिस, डिपार्टमेंट, एक कोई पद, सब कुछ ले करके एक संस्था बनता है। परंतु उसमें एक जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो किसी डेडिकेटेड कार्य के लिए उसको बनाया जाता है। तो ये भी उसी तरीके से है। कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो क्या करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट, जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करता है, जो कि आता है गैर संवैधानिक के अंतर्गत। तो चलिए हम साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। वे संस्था वे संस्था जिसका वे संस्था जिनका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है। वे संस्था जिसका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया, या ये भी बोल सकते हैं वे संस्था जिनका स्रोत संविधान है, या वे संस्था जिनका केंद्र संविधान है, या वे संस्था जो संविधान की देन है, उसे क्या कहते हैं,
संवैधानिक संस्था। अब उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्था आते हैं जिसका सीधा संविधान में उल्लेख है, हम लोग उसके बारे में समझते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। नोट तो कर ही लिया होगा आपने। अब इसके अंतर्गत कौन सी संस्था आती है, जैसे आप देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 280। आर्टिकल या अनुच्छेद 280 ये क्या है, संविधान का एक आर्टिकल है जो क्या बताता है, ये आर्टिकल फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, ये भी एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। तो देखिए सीधे आर्टिकल 280 के अंतर्गत आ रहा है। ये क्या करता है, ये करता है आपका केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश। क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश। मतलब केंद्र के पास जो भी टैक्स कलेक्ट हुए हैं उनको राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए और किन राज्यों को कितना कितना बांटा जाए राज्य के अनुसार, वो क्या करती है, वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग ये करती है जो आर्टिकल 280 के में दिया हुआ है, जो संविधान से डायरेक्ट संबंध रखती है। ऐसे ही संस्था को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था कहते हैं या इंस्टीट्यूशन कहते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। जैसे आपका हो गया दूसरा, एक तो हो गया, एक पहला संस्था संवैधानिक संस्था के बारे में जाने। इसी तरह बहुत सारे संस्था हैं, हम कुछ संस्था के बारे में जानेंगे। जैसे आपका दूसरा हो गया क्या, आर्टिकल 315 यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, ये संस्था क्या करती है, ये भी देखिए सीधे संविधान से आ रहा है। तो ये संस्था करती है अपने अधिकारियों के लिए भर्ती, उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन जैसी चीज़ों को देखती है। उसके बाद आपका तीसरा संस्था का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आर्टिकल 148, ये क्या है, सीएजी। ये क्या करती है, ये क्या होती है, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक ये क्या करती है, ये सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। ये संस्था क्या करती है, सरकारी खर्चों को देखती है। और इसका काम क्या होता है, जैसे सत्यता की जांच करना। दूसरा काम होता है इसका नियमों का पालन, नियमों का पालन। इसका काम होता है धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोकना। धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोकना। धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोकना। जैसे नियमों के पालन होंगे, क्या संसद को या राज्य विधानमंडल को जिस काम के लिए पैसे मिले हैं, क्या वो पैसे उसी काम में
खर्च हो रहे हैं, कहीं और तो खर्च नहीं हो रहे हैं। धोखाधड़ी गड़बड़ी में हो गया, जैसे आपका पैसों का गमन तो नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे, पारदर्शिता रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सब चीज़ें ये संस्था का काम होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी संस्था के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये कुछ संस्था है जो हम संवैधानिक संस्था के अंतर्गत समझ रहे हैं। इन सारी संस्थाओं को हम लोग डिटेल में, क्लास आगे बढ़ेगी तो हम लोग एक एक संस्था को देखेंगे, उनमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, या फिर उनमें कुछ संशोधन हुआ है कि नहीं, वो कब बना है, उनका कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये बस एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कुछ संवैधानिक संस्था का नाम बताओ, तो तब बताएंगे कि संवैधानिक संस्था वैसी संस्था होती है जिसका स्रोत सीधा संविधान होता है। जैसे एक संस्था का बता दें, आर्टिकल 315 में हमारा यूपीएससी, आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी। ऐसे दो चार एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपका हो गया तीसरा, आर्टिकल 324। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। अब ये क्या करती है? इसी को कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक आध चीज बता देता हूँ जैसे ये काम करती है। ये कार्य करती है जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है, वोटर लिस्ट जारी करती है, देश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसका ख्याल रखती है। तो इनका मुख्यतः काम ये होता है। अब जैसे अगली आर्टिकल है, इसको पहले साफ कर लूँ। ये भी संवैधानिक संस्था है। जैसे आपका अगला आर्टिकल हो गया आर्टिकल 338। ये क्या है? एनसीएससी, नेशनल कमीशन कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मतलब हो गया राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये भी वही करती है जैसे अनुसूचित जाति है, इनका शोषण न हो, इनको अधिकार मिले, इन्हीं सब से जुड़े मामलों को ये देखती है। और ये कुछ और मामलों को देखती है, मैं लिख देता हूँ दो लाइन। जैसे हो गया शिकायतों की जांच करती है, शिकायतों की जांच करती है। और कुछ क्या करती है? हाँ, एक मेन चीज, हर साल ये संस्था ये संस्था क्या करती है? हर साल ये संस्था अपनी रिपोर्ट, जो भी अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, वो सीधा राष्ट्रपति को सौंपती है वो रिपोर्ट। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत गर्मी है। तो चलिए, पानी पी लिया मैंने। तो क्या करती है? हर साल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। और इनका काम क्या होता है? शिकायतों की जांच करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और उसके बाद और एक चीज था, हाँ, उनके विकास संबंधी चीजों पे सरकार को सलाह देना। इसके बाद एक और है इसी आर्टिकल से रिलेटेड,
आर्टिकल 338 ए। NC/ST अनुसूचित जाति हो गया तो जनजाति। ये भी क्या है, संवैधानिक संस्था है जिसका सीधा उल्लेख संविधान में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये क्या कब जोड़ा गया था? 89th अमेंडमेंट, 89वां संविधान संशोधन 2003। ये कब जोड़ा गया था? 89 2003 में। इसमें भी वही चीज है, जनजाति। हिंदी में भी लिख देता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। ये भी क्या करती है, वही चीज लिख देता हूँ। ना हो गया जैसे इनकी शिकायतों की सुनवाई। जनजाति कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह, ट्राइब वगैरह जो भी है। और उनके अधिकारों की रक्षा, वो जहाँ जंगल में रहते हैं उनका निगरानी, उनसे संबंधित कानून के लिए सरकार को सलाह देना, उनके विकास संबंधी चीज़ों को देखना, यही सब इस आयोग का काम होता है। इसका एक, इसके अंतर्गत और एक आता है, जैसे जंगलों और जमीन पर उनके अधिकारों, जंगलों और जमीन पर उनके अधिकारों, जैसे इसमें एक एक्ट आ गया पेशा, पेशा एक्ट, जो जनजाति के लिए है। और दूसरा है वन अधिकार, वन अधिकार अधिनियम, जो इन्हीं के लिए बनाया गया, के तहत इनकी रक्षा करना। हाँ। और जनजातीय क्षेत्र और उनके विकास के लिए समर्पित रहना और सरकार को सलाह देना, ये जो है NC/ST का मुख्य काम है। जनरली बाद में हम लोग इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे भी, उदाहरण के साथ, केस के साथ, बहुत सारी कहानियों के साथ। चलिए, आप लोग समझ गए, मैं इसको साफ करता हूँ। हाँ, NC/ST और NC/SC ये दोनों को जो है पहले एक ही साथ रखा जाता था, ये बाद में अलग अलग हुए। पहले दोनों का नाम था, 2003 में अलग हुए। पहले क्या था वो भी लिख देता हूँ। पहले ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखा 2089 में संविधान संशोधन में, 2003 में इसको अलग कर दिया। पहले दोनों एक ही साथ था, ये आयोग दोनों एक ही साथ था। तो फिर उसी संविधान में जैसे 338 में वो दोनों था, तो मान लीजिए फिर ए करके इसको अलग कर दिया गया। इसको भी साफ करते हैं। संवैधानिक संस्था तो हम लोग समझ गए। ये इन सारे संस्था का स्रोत क्या है? सीधा संविधान है। तो इसे ही हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। जो क्या है, ये सब संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद या उनके नियम सिद्धांत से निकलता है। इसको क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था। अब चलिए दूसरा समझते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट था, संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली।
चौथा जो हम बता रहे थे, बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि कारक जो भी हैं जो राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो आपका दूसरा संस्था का नाम था असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए इसको भी समझते हैं। ये वैसी संस्था होती है जिसका स्रोत संविधान नहीं होता है, जिसका सीधा स्रोत क्या है, संविधान नहीं है। ये संविधान विरुद्ध संस्था होती है। देखिए, असंवैधानिक सुन के ही लग रहा है क्या, जो संविधान में इसका कोई प्रावधान है नहीं, ये असंवैधानिक है। और साथ ही क्या है, जो संविधान विरुद्ध है। क्या है, जो संविधान विरुद्ध है, इसी को क्या कहते हैं, असंवैधानिक संस्था। अब हम इसको व्यापक रूप में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये वैसी संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, परंतु व्यवहारिक रूप में हमारे देश में ये होते हैं और बड़े जोर शोर से होते हैं। नहीं तो असंवैधानिक संस्था जैसी टॉपिक पे हम चर्चा नहीं कर रहे होते। जैसे आप समझिए, आतंकवादी संगठन, नक्सल, माओवाद, और क्या है, बब्बर खालसा, और अलगाववादी संगठन, और अपना जो भी है मणिपुर, ये सब में होते हैं जो भी आतंकवादी वगैरह होते हैं जंगलों में। वही माओवादी ही शायद उनको बोलते हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, एक हो गया आपका वो उल्फा, अफगानिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान या अफगानिस्तान, हमको ध्यान में नहीं आ रहा। और जैसे हो गया अपना बब्बर खालसा, तो चर्चा की। ये सारे संगठन क्या करते हैं, देश में शांति अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं। संविधान विरुद्ध ये संस्था होते हैं, जो व्यवहार में संविधान इसकी परमिशन नहीं देता, फिर भी व्यवहार में बड़े जोर शोर से हमारे देश में ये अपना अस्तित्व रखते हैं। नहीं तो इतने सारे मामले क्या होते, नहीं आते। कहीं बम फट गया, कहीं दंगा हो गया। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो है, लाल किला के पास बम वगैरह जैसा कुछ वारदात हुआ था, आपने सुना होगा। अभी कई जगह और हुआ होगा, आपने सुना होगा। इन इन सारे अगर मामले, अगर ये सारे मामले अगर नहीं होते, तो हम इसे असंवैधानिक संस्था के अंतर्गत नहीं रखते। परंतु ये है, और व्यवहार में भी है, और बहुत प्रभावशाली ढंग से है। और दूसरी बात तो ये, इन्हें पकड़े जाने पे फांसी, उम्र कैद आदि जैसी सजा भी मिलती है। क्योंकि हमारे सरकार, लोकतंत्र, संविधान सबको खारिज कर देते हैं, सबको उल्लंघन करके सुविधाजनक स्थिति पैदा कर देते हैं, लोगों की हत्याएं कर देते हैं। इसलिए इन्हें हम असंवैधानिक संस्था कहते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अगला अगला संस्था के बारे में समझते हैं। ये सब हम बेसिक्स जान रहे हैं, बाकी ये सारे संस्था को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब बेसिक्स है, ये जो भी 3-4 क्लास है आपका बेसिक्स है। डिटेल चर्चा जब टॉपिक शुरू होने लगेगी कि संविधान, उसका निर्माण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक एक संस्था, ये सबको डिटेल में, एक एक आर्टिकल, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। केस के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से जो वास्तविक है, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली जो हमारी क्या थी संस्था आपकी, गैर गैर संवैधानिक। इसी को क्या कहते हैं, संविधानेतर। इसी को कहते हैं संविधानेतर, यानी जो संविधान से इतर हो, अलग हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधानेतर।
एक्स्ट्रा कॉन्स्टी, कुछ इंग्लिश टर्म लिख देता हूँ ताकि आपको सहायक हो। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन सी संस्था आते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, जिसका संविधान में सीधे कोई उल्लेख नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ, वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, नहीं या नहीं होते हैं, परंतु परंतु वे, पहले भी बतलाया था आपको, या के संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं, क्या करती है, ठीक। जैसे में क्या हो गया बताया था मैंने, जैसे NHRC या नीति आयोग, नीति नीति आयोग, ये सब इसी के अंतर्गत है। ये वैसी संस्था होती है जिसका संविधान में सीधा कोई उल्लेख नहीं है, परंतु हाँ, ये संविधान के आदर्श, नियम, कानून जो भी है, ये उनको पूरा करती है, मानती है, उसी के अनुकूल चलती है। उसको क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक संस्था। अब इसके अंतर्गत इसके दो मुख्य हैं, क्या है, सांविधिक, और दूसरा क्या है, कार्यकारी। इसको समझते हैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्था आते हैं उसको भी समझेंगे। नेशनल ह्यूमन, क्या है, NHRC है ना, हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसे बोल देता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। चलिए आप लोग नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। हाँ, तो क्या है, NHRC नीति आयोग। हाँ, इस गैर संवैधानिक संस्था के मुख्यतः दो भाग हैं। वो कौन से, अभी बतलाया था आपको, एक है सांविधिक, दूसरा है कार्यकारी। उसको भी देखते हैं, और उसके अंतर्गत कौन सी संस्था आते हैं उसको भी देखते हैं। पहले देख लेते हैं अपना सांविधिक निकाय। सांविधिक या विधिक, पहला तो ये हो गया। एक, यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला सांविधिक, दूसरा कार्यकारी। तो पहले हम सांविधिक की चर्चा करते हैं। सांविधिक संस्था किसे कहते हैं, वे संस्था जो संसद में संसद में विशेष कानून पास करके बनाया जाता है, या फिर जो संसद के कानून की देन होती है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये वैसी संस्था होती है जिसे संसद में विशेष कानून पास करके बनाया जाता है, या फिर जो संसद के कानून की देन होती है। तो पहले भी हमने कई पिछले क्लासों में समझा है कि संसद कैसे कानून बनाती है वगैरह। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी। विधिक, विधि को हम लोग कह देते हैं लीगल, लीगल, ठीक है।
आप समझते हैं। मैं लिख दूँ, परिभाषा लिख दूँ? सीधे एक छोटा परिभाषा तो, वैसी संस्था जो संसद के कानून की देन, वैसी संस्था जो संसद वैसी संस्था जो संसद के कानून की देन होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सांविधिक सांविधिक संस्था कहते हैं। माफ करिएगा, थोड़ी जल्दी जल्दी में मैं हैंड राइटिंग खराब लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का कीमती वक्त का भी ध्यान रखना है। वैसी संस्था जो संसद में विशेष कानून पास करके बनाया जाता है, या फिर वैसी संस्था जो संसद के कानून की देन होती है, वैसी संस्था को क्या कहते हैं? सांविधिक संस्था। चलिए इसे भी साफ कहते हैं करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संस्था आते हैं? जो संसद कानून बना करके संस्था का निर्माण करती है, उसके अंतर्गत आपका जो संस्था आएगा, वो जैसे पहले ही समझाया था, NHRC क्या है? नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसको संसद ने कौन से कानून पारित किए तो ये संस्था बना? तो संसद ने, इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक। तो संसद ने कौन सा कानून बनाया जिसकी वजह से ये संस्था का निर्माण हुआ? वो भी लिख देता हूँ, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस संस्था का निर्माण, तब संसद ने कानून बनाया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उसके अंतर्गत इस संस्था का निर्माण हुआ। ये क्या करती है? मानवों के अधिकारों की रक्षा करती है। अब बिल्कुल चिंता नहीं करें, एक एक संस्था जो अभी हमने चर्चा की उस सबको डिटेल में हम लोग क्लास बढ़ेगी तो जानेंगे। तो ये क्या करती है? मानव के अधिकार और इनसे रिलेटेड, अगर सरकार अगर कोई कानून बनाती है, उसका जांच परख भी करती है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, समीक्षा करती है। इसी तरह है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये भी क्या है? संसद के कानून की देन है। दूसरा NCW, इसको क्या कहते हैं? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, फॉर वीमेन। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ये भी क्या करती है? ये भी वही करती है। उसमें पुरुष मानव, इसमें सॉरी मानव, इसमें महिलाओं संबंधी अधिकारों की रक्षा और महिला संबंधी अगर सरकार कानून बनाती है उसकी समीक्षा करना, जांचना, इसमें महिला से संबंधित जो कानून बने हैं उसमें क्या समस्या है, दिक्कत है, और उनसे रिलेटेड सलाह सुझाव देना। हाँ, ये किस कानून, संसद ने कब कानून बनाया था जो ये बने? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
1990, 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1990 ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो संसद ने ये कानून बनाया। आपने पहले ही पढ़ा सांविधिक संस्था क्या होती है, जो संसद कानून पास करके बनाती है या संसद के कानून की देन होती है, उसे हम सांविधिक संस्था या लीगल बॉडी कहते हैं या स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। इसमें आ गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये दोनों क्या करती है, वो मानव के अधिकारों की रक्षा करती है, ये महिला के अधिकारों की रक्षा करती है और कानून की, सरकार द्वारा बनाए कानून की समीक्षा भी करती है। ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या करती है, कैसे करती है, क्या संशोधन हुआ नहीं हुआ। आप लोग नोट करना है, बिल्कुल कर लीजिए। बहुत भयंकर गर्मी है भाई साहब, सुबह के 4 बजे भी बहुत गर्मी है। इसे एक दो और लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे इसी में आ गया सेबी, सेबी ये भी सरकार ने बनाया था, सेबी अधिनियम, सेबी अधिनियम 1992। उसी के बाद है आरबीआई, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ये भी तो संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, मानती है। तो ये भी क्या है, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934। ये पॉलिटी में भी हम इसको पढ़ सकते हैं और अपना इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें भी ये टॉपिक आएगा आपका, आरबीआई, भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में, उसमें भी आरबीआई अधिनियम पढ़ेंगे। और से भी आप लोग बिल्कुल नोट करिए फटाफट। इसको साफ करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अगली संस्था के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं अगली संस्था। अगर ये आपने कर दिया नोट तो साफ करता हूँ इसे। इसी के अंतर्गत आपकी दूसरी संस्था कौन सी होगी, कार्यकारी। तो कार्यकारी का क्या काम होता है, जो भी नियम कानून बनाए हैं उसको जमीनी स्तर पर लागू करना, और उससे रिलेटेड अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसके लिए मान लीजिए कोई संस्था बनाना है, तो क्या करेगी, मंत्री, जो भी मंत्रिमंडल होगी, कैबिनेट में अपना जितने भी मंत्री वो सब आपस में बैठक करेंगे और फिर ऑर्डर जारी होगा, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और एक संस्था का निर्माण हो जाएगा। अब जैसे वर्तमान सरकार ने कोई संस्था बनाया, अब फिर सरकार बदल गई और मान लीजिए उस संस्था, ये भी है कि इस संस्था को सरकार हटा भी सकती है, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। मान लीजिए कि अगर भी कोई सरकार संस्था बनाए और अगली सरकार जब आए तो उस संस्था को हटा भी दे या उनमें कुछ बदलाव कर दे, पर उनको अगर ऐसा लगे कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, हटाओ। जैसे इसका प्रमुख उदाहरण, जैसे मोदी साहब नए ताजे प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, वो अब नीति आयोग 2015 में, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी क्या है, अभी तक तो नीति आयोग चल रहा है। अब आगे जब कोई सरकार बदलेगी, अगर उनको कुछ अगर लगा तो वो उसमें बदलाव भी कर सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है, उसकी जगह कोई और आयोग भी बना सकती है। तो 2015 में ये नीति आयोग बना, जो किसके अंतर्गत आएगा, अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यकारी निकाय के अंतर्गत, जो क्या करती है, नियमों कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करती है, जो भी है। तो समझते हैं क्या है, कार्यकारी, क्या है, कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है,
अब इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने समझा दिया 2-4 लाइन में, तो फिर मैं दोबारा समझा दूँगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। चलिए फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं ठीक से। वैसी संस्था जो केवल कार्यपालिका कार्यपालिका या राष्ट्रपति कार्यपालिका और राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित होती है। आदेश से निर्मित होती है। सरकार क्या करे, जब चाहे इन्हें हटा सकता है या इसमें कुछ बदलाव कर सकता है। ये भी आप नीचे लिख सकते हैं। क्या होती है, मंत्री कैबिनेट में सब मंत्री की बैठक होती है और सब आपस में चर्चा करते हैं और एक ऑर्डर पास करते हैं और उन पे सब अपना राष्ट्रपति की सहमति होती है, तो वो संस्था बन जाती है। जिसका मुख्य उदाहरण है आपका नीति आयोग, उस पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर नीति आयोग को डिटेल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की बात है नहीं। ऐसा ना हो आपको लगे कि अभी थोड़ा-थोड़ा बतला दे रहा हूँ, कि अभी हम लोग संस्था को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड कौन-कौन सी संस्था आती है, बस हम लोग बेसिक्स जान रहे हैं। फिर इन सबको व्यवहार में और व्यापक रूप में डिटेल में जानेंगे एक-एक टॉपिक को, इसलिए बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में हो गया आपका नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। ये कब बना था? 2015 में। इससे पहले इससे पहले कौन था? योजना आयोग। ये क्या किया? योजना आयोग के ऊपर जाकर बैठ गया। तो इसका स्वरूप हो गया योजना आयोग, मतलब सॉरी नीति आयोग। योजना आयोग बन गया अब नीति आयोग। पहले क्या था? योजना आयोग, शुरुआत से ही चला आ रहा था। तो मोदी साहब ने इसको नीति आयोग कर दिया और अभी भी मोदी साहब है तो नीति आयोग है, बाकी आगे का पता नहीं नीति आयोग का क्या होगा। समझे? तो ये भी कैसे बनी थी? मंत्री परिषद, मतलब जो भी है उसके परामर्श पर राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, तब जाकर के नीति आयोग बना था। अब इसके बाद एक और संस्था को हम देखेंगे। हाँ, ना ये संस्था आपका संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ना गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक के अंतर्गत ना ये संविधिक है। ये कौन सी संस्था है? ना एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसमें क्या होता है? मंत्रिमंडल के परामर्श और राष्ट्रपति के आदेश पे ऐसी संस्था का निर्माण होता है। इसमें एक और संस्था के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे क्या क्या। दूसरा में हो गया जैसे आपका लॉ कमीशन। लॉ लॉ कमीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विधि आयोग। ये क्या होता है? ये क्या कहता है? सरकार के जो बनाए हुए कानून है उस पे उसको बदलने, नए कानून बनाने में सरकार को सलाह देती है। और ये इसका गठन होता है, ये 3 वर्ष के लिए इसको गठित किया जाता है और 3 वर्ष का अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद वो फिर खत्म हो गया। वो गठन समाप्त होने के बाद अगर 3 साल के बाद अगर वो गठन समाप्त हो गया तो उसको फिर से पुनर्गठन करना पड़ता है। दोबारा उसको गठित किया जाएगा और इसके अध्यक्ष होते हैं
इसके अध्यक्ष होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो जिनका सेवा पूरा हो चुका है, रिटायर्ड हो चुके हैं, अब सेवा में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इसमें अध्यक्ष होते हैं। और बाकी जो सदस्य होते हैं वो भी कानून के बहुत विद्वान वगैरह होते हैं। और ये इसका कार्यकाल 3 साल होता है। इसका हर बार कार्यकाल समाप्त होने पर दोबारा फिर गठन किया जाता है। तो एक हो गया बेसिक बात, डिटेल में सबको बाद में समझेंगे। तो ये आपका हो गया ये भी समान संस्थाएं के बारे में कुछ बातें जी हम लोगों ने जानी, जो भी बातें थी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और बताया था, इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक अन्य के बारे में मैंने अन्य जो थे उस पर थोड़ा देख लेते हैं, ये कौन से आते हैं होते हैं, कौन से होते हैं। तो अन्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। अन्य में जैसे आपका हो गया छात्र संगठन, किसान यूनियन, ये सब अन्य में आते हैं। और भी बहुत सारे संगठन, बजरंग दल छात्र में जैसे हो गया अपना एबीवीपी जो प्रचलित है, और भी बहुत सारे छात्र संगठन हो गए। ये लोग क्या करते हैं, अगर राज व्यवस्था के पॉलिटी के कुछ भाषा में बात करें तो ये हित समूह और दबाव समूह, ये भी हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा बता, हित समूह, दबाव, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, ये लोग इसी का काम करते हैं। ये संगठन जैसे देखिए, इसने जो संगठन में मान लीजिए लोग होते हैं, जैसे कोई भी संगठन में बहुत सारे लोग हैं, संगठन या किसान संगठन या छात्र संगठन, बहुत सारे, इसमें सबका इंटरेस्ट सेम है, सब एक ही इंटरेस्ट के लिए जुड़े हैं, ठीक। और दबाव समूह ये क्या करेंगे, सबका हित एक है, इंटरेस्ट क्या है, एक है, एक इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट है, हित, हित सबका एक है, और दबाव, प्रेशर, ठीक। तो ये क्या करते हैं, सबका इंटरेस्ट तो एक होता है। जब सरकार कोई नियम कानून बनाती है या जो नियम कानून बनाती है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है, इनको लगता है ये छात्र के लिए कुछ ठीक नहीं है, ये शिक्षा नीति आई इसमें कुछ ठीक नहीं है, जैसे अब कोई बजरंग दल धर्म में कुछ गड़बड़ी है या कुछ भी ऐसा मामला, तो ये लोग सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए पूरा धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ इत्यादि बहुत सारी चीज करते हैं। शांतिपूर्ण धरना करना चाहिए वैसे। तो सरकार को झुकाने का काम करते हैं, अपनी बात मनवाने का काम करते हैं। यही इसलिए हम इनको अन्न में रखते हैं। अन्न में रखने का एक और कारण भी है, वो मैं समझाता हूँ आपको। अन्न में रखने का और एक आध कारण है। पहला, ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं, यानी अराजनीतिक। जो भी संगठन होते हैं ये अराजनीतिक, इनका ये कोई सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये कोई अपना राजनीतिक दल वगैरह नहीं बनाते हैं। और दूसरा इसका काम क्या है, ये स्वैच्छिक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वैच्छिक। ये लोग क्या करते हैं, ये खुद अपनी इच्छा से संगठन बनाते हैं। मतलब संगठन तो खुद अपनी इच्छा से हम जुड़ते हैं या बनाते हैं। और अराजनीतिक इसलिए होते हैं कि ये सरकार डायरेक्ट कोई चुनाव लड़ते नहीं है। सरकार को क्या करते हैं, उनके नीतियों को प्रभावित करने, सरकार को और उनकी नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, दबाव बनाने का कोशिश करते हैं। इनका कोई अपना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता है, ना ये सरकार चलाते हैं। ये भी दो एक कारण अन्न में रखने का, गैर संवैधानिक में के अंतर्गत। और आपका तीसरा पॉइंट जो बच गया था, जैसे क्या बच गया था, हाँ देखिए, तीसरा था आपका धर्म, जाति,
क्षेत्र आदि कारक और राजनीति में इनकी भूमिका। ठीक, अब चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत चर्चा भी की है इस बात पर। जैसे पहले भी इलेक्शन कमीशन का भी चर्चा किया। तो जैसे क्या है, धर्म, जाति, क्षेत्र। तो देखिए इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष चुनाव हो, मगर देखिए इलेक्शन निष्पक्ष होता है क्या? धर्म, जाति जैसे मुद्दे आते हैं, ये सबको व्यवहार में पता होता है, धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। पर व्यवहार में क्या है, वही है राज व्यवस्था। वो तो है सीधा संविधान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीति में इनकी भूमिका देखिए। हमारा संविधान सीधा कहता है, कहीं पे भेदभाव की बात, छुआछूत की बात वगैरह नहीं करता है। परंतु यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के नाम पर भेदभाव होते हैं, राजनीति में इनकी भूमिका होती है। जैसे अपना साउथ में इधर लैंग्वेज का जो भेदभाव है, हिंदी बोलो, तमिल बोलो। अभी महाराष्ट्र में देखा था आपने कुछ समय पहले कि मराठी आनी चाहिए। कहीं पे आपने जाति के नाम पर देखा ही होगा चीज, फला जाति को वोट देंगे, भले वो नेता कोई कर्म का ना हो, जाति के हिसाब से देखते हैं। और इन्हीं के हिसाब से राष्ट्र व्यवस्था भी प्रभावित होती है और राज्य व्यवस्था प्रभावित भी होती है। और ये सब मुद्दे राज्य व्यवस्था का निर्माण ही करती है। अब जैसे निर्माण कैसे करती है, जैसे एक चीज देख लीजिए, आरक्षण, जातिगत, जाति के हिसाब से आरक्षण, ये भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारक हैं। तो आपने समझा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो बेसिक्स था, वो सब बेसिक्स था। अभी तक समझिए, ये जो 3-4 क्लास आपके बीते हैं ये ट्रेलर है। अब फिल्म शुरू होगी। हम लोग अब असली टॉपिक जो भी है, ये हम लोग का बेस तैयार करने के लिए था, क्योंकि अब जो आने वाला क्लास हो इसमें इन शब्दों की, ऐसी ही बातों की चर्चा होगी। अगर ये थोड़ा 3-4 क्लास आप ठीक से पढ़ेंगे तो आने वाला जो भी मेन टॉपिक है या आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर होगा आपका, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, क्लास अब हमेशा आएगी और आप लोग बिल्कुल जुड़िए और क्लास करिए, और संविधान और राज्य व्यवस्था जैसे टॉपिक को आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। बाकी ये अभी तक बेसिक्स हमने क्लियर किया। अब आगे टॉपिक आएंगे, जैसे मैं आपको बतला देता हूँ, जैसे संविधान के निर्माण और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत सारे आर्टिकल, हमारे मूल अधिकार, संविधान में संशोधन, डीपीएसपी, राज्य सरकार, ये सब कुछ A to Z टॉपिक जो भी है, जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सबको हम लोग आराम से उदाहरण के साथ समझेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्लास करिए, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे टॉपिक के साथ। देखिए संविधान से ही शुरू होगी फिर। तो चलिए मिलते हैं बाद में अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जय हिंद।